दोस्तों नमस्कार। संसद बदल चुकी है, इस देश की राजनीति बदल चुकी है। इस देश में संविधान के तहत चेक एंड बैलेंस करने की जो स्थितियां पुलिस प्रशासन या फिर न्यायपालिका के हाथ में थी, वह भी तो बदल चुकी है। शायद इसीलिए अब लोगों के बीच जाकर खुले आसमान तले कोई भी नेता अपनी बात कहना चाहता है। लेकिन जब सारी परिभाषाएं बदल चुकी हैं तो फिर लोगों तक पहुंचना या किसी घटना को लेकर उस घटना स्थल तक चले जाना भी इस दौर में बड़ी बात है, क्योंकि देश के भीतर एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जा चुका है। उस पॉलिटिकल नैरेटिव के मायने बहुत साफ हैं। जो सत्ताधारी पार्टी होगी उसके हिसाब से पुलिस चलेगी, गवर्नेंस चलेगी, न्यायपालिका के निर्णय भी हो सकते हैं उससे प्रभावित नजर आए। और इन तमाम बातों का जिक्र अगर संसद के भीतर कोई कहे या करे तो उसका कोई मतलब बचता नहीं है। शायद इसीलिए हम भी आज खुले आसमान के नीचे हैं। यही परिस्थिति राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता लोकसभा के भीतर हैं, उनके पास जो अधिकार है उसमें इस देश के भीतर किसी भी घटना को लेकर वो वहां पर जा सकते हैं, घटना पे प्रभावित लोगों के परिजनों से मिल सकते हैं और कुछ सवाल प्रशासन से, कुछ सवाल पुलिस से वो पूछ सकते हैं, क्योंकि संसद लोकतंत्र का मंदिर ही नहीं बल्कि संविधान के तहत एक ऐसी ताकत किसी भी राजनीतिक दल को देता है या उसके नुमाइंदों को वह देता है जहां पर यह मान लिया जाता है कि संसद कानून बनाता है और कानून के तहत संविधान की रक्षा करने के लिए वहां से जुड़े नुमाइंदे या सांसदों को यह अधिकार होता है कि वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खुले तौर पर जा सकते हैं। लेकिन अपोजिशन का लीडर किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा सकता है और मौजूदा वक्त में राहुल गांधी अपोजिशन के लीडर हैं। यहीं से यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर राहुल गांधी 2 बार संभल जाने का कार्यक्रम बनाते हैं, लेकिन संभल इस दौर में इस देश के भीतर एक ऐसा नैरेटिव बन चुका है जिसके आसरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री हो, दोनों ने समूचे देश में जो नैरेटिव दिया वो शायद इस बात को लेकर खुले तौर पर उभरा कि अगर एकजुट नहीं रहेंगे, बट जाएंगे तो फिर आप सुरक्षित नहीं रहेंगे। यानी लखनऊ से निकला हुआ नारा बटेंगे तो कटेंगे और दिल्ली से निकला हुआ नारा एक है तो सेफ हैं। और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर संभल में जो कुछ हुआ उसने कई परिस्थितियों को इस देश की राजनीति के तहत उभार कर रख दिया। सवाल यह है कि अगर पुलिस प्रशासन संभल जिले में यह कहता है कि कानूनी तौर पर हमारे पास यह अधिकार है कि अभी स्थिति बिगड़ी हुई है, किसी को आने की इजाजत नहीं दी जाएगी, तो क्या वाकई विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी वहां नहीं जा सकते हैं? और राहुल गांधी अगर जाने की हट कर रहे हैं, इससे पहले एक बार कार्यक्रम बनाया, आज उन्होंने दूसरा कार्यक्रम बनाया और अब तीसरे कार्यक्रम की तारीख भी तय कर रहे हैं कि अब हम 6 दिसंबर को जाएंगे और प्रशासन कह रहा है 10 दिसंबर से पहले किसी को आने नहीं देंगे। मसला इतना भर नहीं है। इनकी परतों को खोलने की आज जरूरत है कि ऐसी कौन सी स्थिति है जो राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी के जाने से संभल में जिस नैरेटिव को खड़ा किया गया वो एक झटके में खत्म हो जाएगा, या फिर वो कौन सी परिस्थिति है जिसमें खुद राहुल गांधी ये सोचकर बार बार कार्यक्रम क्यों बना रहे हैं, क्या उनके पास कोई ऐसी जानकारी है जिसके जरिए दिल्ली और लखनऊ से जो भी नैरेटिव इस देश की राजनीति में बांधा जा रहा है वो धराशायी हो जाएगा? हमें लगता है इन बातों को आज समझने की ज्यादा जरूरत है कि आखिर क्यों कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और दूसरी तरफ बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, इन नेताओं के इर्द गिर्द समूची राजनीति क्यों आकर खड़ी हो गई है और उसके पीछे का सच क्या है। लेकिन उससे पहले हमें लगता है कि आज राहुल गांधी जब हाथ में संविधान लेकर ये कहते हैं कि संविधान को खत्म करके एक नए हिंदुस्तान की रचना इस देश में की जा रही है, तो इसके मतलब मायने
क्या हो सकते हैं या क्या हो रहे हैं, पहले बीच सड़क पे गाड़ी पे खड़े होकर राहुल गांधी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर, जो गाजियाबाद की शुरुआत होती है, उस बॉर्डर पर जब उन्हें रोका गया तो उन्होंने हाथ में संविधान लेकर जो कहा पहले उसे सुनना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहां क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं। मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है। वैसे ये वाकई बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब संविधान बन रहा था उस वक्त संविधान सभा में यह सवाल भी कई नेताओं ने उठाया, कई समाज सेवियों ने उठाया कि अगर जिसकी भी सत्ता होगी, जब उसके पास बहुमत होगा, तो क्या विपक्ष की भूमिका इस संसद के भीतर सिवाय कुछ कहने से हटकर कुछ भी नहीं बचेगी, या उसके पास कोई अधिकार होगा? और यहीं से यह सवाल उठा कि सांसदों के पास विशेषाधिकार होंगे और प्रतिपक्ष के नेता यानी विपक्ष का नेता जो रहेगा वह इस देश के कैबिनेट मिनिस्टर्स की तुलना में खड़ा होगा। किसी भी महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर जो भी नियुक्तियां होंगी उसमें प्रधानमंत्री के साथ विपक्ष के नेता की मौजूदगी होगी, और इस देश के भीतर उसकी आवाजाही पर कोई रोक नहीं लग सकती है। यानी संविधान के भीतर भी संसद को लेकर एक चेक एंड बैलेंस की प्रक्रिया की बात कही गई, तो उसकी धज्जियां तो लगातार उड़ रही है, ये किसी से छुपा हुआ है नहीं। लेकिन अगला सवाल यह है, क्या वाकई जिस तरीके से पहले अयोध्या, उसके बाद वाराणसी, उसके बाद मथुरा, इस दौर में अजमेर शरीफ, आज ही के दिन बदायूं को लेकर उठते सवाल और इन सब के बीच संभल का सवाल, दरअसल मसला ये नहीं है कि मस्जिद के नीचे जमीन पर मंदिर है या नहीं है। मसला सबसे बड़ा यह है कि इस दौर में अलग अलग तरीके से पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका की भूमिका क्या है, और इस भूमिका के जरिए क्या वाकई राजनीति साधी जा सकती है। असल में राहुल गांधी इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए संभल जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि संभल में पहुंचकर वहां की मिट्टी को तो कम से कम अपने हाथों से उठा लें, क्योंकि इस देश में अगर वाकई हिंदू मुस्लिम की राजनीति को सत्ता साधना चाहती है, या मंदिर मस्जिद की लड़ाई के आसरे इस देश के तमाम सांस्कृतिक और धार्मिक पहलुओं पर राजनीतिक चोट का रास्ता बनाया जा रहा है, तो क्यों नहीं उस जमीन की मिट्टी पर, वहां पर जिन लोगों की मौत हो गई, जो परिजन वहां पर लोग रहते हैं, और ये परिस्थिति देश के भीतर अलग अलग जगहों पर आएगी, तो कोई भी एक ऐसी जमीन को तो चुनना ही होगा जिसके आसरे ये बताया जा सके कि राजनीतिक तौर पर इस देश के भीतर सत्ता किन बातों का राजनीतिक प्रयोग करना चाहती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति के भीतर फैजाबाद की सीट जब बीजेपी हार गई लोकसभा के चुनाव में, तो उसके लिए यह सबसे बड़ा झटका क्यों हुआ। न सिर्फ बीजेपी बल्कि आरएसएस ने भी मान लिया कि जो नैरेटिव उसने बरसों बरस के बाद बनाया, वो नैरेटिव एक झटके में चुनावी हार के बाद धुल सा गया। जबकि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया, वहां पर बकायदा प्रधानमंत्री पूजा पाठ की मुद्रा में पहुंच गए, और इन परिस्थिति के बीच समूचे देश ने देखा कि घर घर जाकर कैसे बीजेपी के कार्यकर्ता प्रसाद दे रहे हैं। यानी एक राजनीतिक ध्रुवीकरण की जो परिस्थिति अयोध्या से शुरू हुई, उसका बिल्कुल उलट रूप जो सौहार्द और शांति से हटकर एक नई परिस्थिति में संभल में आकर खड़ा होता है। उससे पहले वो वाराणसी ज्ञानव्यापी का हम जिक्र कर रहे हैं, या फिर मथुरा का जिक्र करेंगे अगर आप, या फिर बदायूं में जिन बातों का जिक्र हो रहा है, या अजमेर शरीफ में जिन बातों का जिक्र हो रहा है, वो भारत की राजनीति में उस धड़कनों को ज्यादा तेज कर देता है जिन धड़कनों के आसरे भारत की राजनीति वोटों का ध्रुवीकरण कर लेती है। तो क्या वाकई एक तैयारी 2027 के चुनाव को लेकर है जो उत्तर प्रदेश में होने हैं,
और यहां पर एक अंतर और समझना होगा, उसके बाद हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को हार मिली, सिर्फ 2 सीट जीत पाई 9 में से। हालांकि अयोध्या के दायरे में आने वाली विधानसभा सीट पर अभी उपचुनाव हुए नहीं है, लेकिन एक मैसेज यह गया कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश की राजनीति में सांगठनिक तौर पर यानी संगठन के तौर पर और राजनीतिक तौर पर कमजोर है और जनता इस दौर में 1 to 1 देखना चाहती है। यानी एक तरफ बीजेपी है तो सामने कौन खड़ा है, और सामने जाहिर तौर पर अखिलेश यादव खड़े हैं। यानी उपचुनाव में कांग्रेस गायब थी। यहीं से दूसरा सवाल उठता है कि राहुल गांधी को लेकर डर लगता किसे है। और जब वो सुबह दिल्ली से निकले और गाजियाबाद, जो कि तकरीबन 25-28 किलोमीटर उनके 10 जनपद से जहां से निकले वो, उसके बाद से यहां तक पहुंचने में उन्हें लगे 28 किलोमीटर का ये रास्ता है। और यहां पर सटे हुए गाजीपुर के इलाके में बैरिकेड लगा दिए गए और बड़ी तादाद में पुलिस मुस्तैद थी और उनके काफिले को रोक दिया गया। राहुल गांधी का कहना था, मैं अकेले चला जाऊंगा, आपकी गाड़ी से चला जाऊंगा, लेकिन मुझे जाने दीजिए। अब सवाल है कि संभल के जिलाधिकारी हो या कमिश्नर हो या वहां पर एसपी हो, वो अपने तौर पर इस देश के विपक्ष के नेता के लेकर कोई निर्णय कैसे ले सकते हैं। जाहिर है लखनऊ और दिल्ली की घंटियां लगातार बजने लगी और पहली बार या कहें अरसे बाद एक तालमेल दिखाई दिया लखनऊ और दिल्ली के भीतर, जो सामान्य तौर पर होता नहीं है। दिल्ली का मतलब आप कह सकते हैं गृह मंत्रालय और लखनऊ का मतलब आप कह सकते हैं पंचम तल पे बैठे हुए योगी आदित्यनाथ, राज्य के मुख्यमंत्री। यानी राजनीतिक तौर पर इस देश के भीतर की कानून व्यवस्था कैसी चलनी चाहिए, कानून व्यवस्था को लेकर कैसे निर्णय होना चाहिए और राजनीतिक तौर पर ही वो निर्णय राजनीति को कैसे सत्ता के अनुकूल प्रभावित कर सकते हो, इस बात का जिक्र यहां पर आना चाहिए। इसीलिए दिल्ली और लखनऊ दोनों की राय थी कि राहुल गांधी अकेले भी आए तो उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है, क्योंकि कानून व्यवस्था वहां पर ठीक नहीं है। लेकिन सवाल यहां पर 2 बिल्कुल अलग है। पहला सवाल तो यह है कि वहां की जामा मस्जिद या बदायूं की जामा मस्जिद या फिर अजमेर शरीफ की दरगाह का सवाल, और उत्तर प्रदेश के भीतर 2 बरस का वक्त अभी भी बचा हुआ है जिसमें राजनीति अब धीरे धीरे फंड काढ़ेगी। लेकिन उससे पहले ये नारा जब आ चुका है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो इसके मैसेज बहुत साफ है कि राजनीतिक तौर पर विपक्ष जिस जाति समीकरण को साध रहा है, जिसमें अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया और कांग्रेस एक नफरत छोड़कर सबको साथ लेकर चलने की परिस्थिति में जो भारत जोड़ो यात्रा का संदेश था, राहुल गांधी उसी सिरे को पकड़कर अगर चल रहे हैं तो क्या राजनीतिक तौर पर यह लाभ की स्थिति उनकी राजनीति में मिल जाएगी? यह सवाल कांग्रेस के भीतर लगातार गूंजता है। लेकिन अगला सवाल एक और है। पीडीए जातीय समीकरणों के आश्रय खड़ा है और उपचुनाव में अखिलेश यादव की हार, सिर्फ 2 सीटों पर जीतना, यह मैसेज बीजेपी दे सकती है जातियों के भीतर कि आप एक हैं तो सेफ हैं, यानी आप बटिए नहीं, या नए सोशल इंजीनियरिंग को हम भी बना सकते हैं, यह मैसेज वो दे सकती है। लेकिन सवाल है, जिस दौर में असुरक्षा और कटने बांटने की परिस्थितियों के भीतर राजनीति और सूबे की सत्ता जा चुकी हो, ऐसे मौके पर कोई एक तीसरी परिस्थिति लाकर सामने खड़ा कर दे और यह कहते हुए खड़ा कर दे कि भारत की राजनीति के नैरेटिव्स वोटों के ध्रुवीकरण के आश्रय राजनीतिक सत्ता बदल रही है और सब कुछ राजनीतिक सत्ता के अनुकूल हो चला है, और इसका जिक्र अगर खुले आसमान तले लोगों के बीच खड़े होकर, उनके साथ बैठकर, उनको सुरक्षा का आश्वासन देकर और उन्हें सुरक्षित रहने का जिक्र करते हुए उन आवाजों को अगर पार्लियामेंट में लेकर आया जाएगा तो पार्लियामेंट की धड़कनें बढ़ेंगी। जैसे मणिपुर के सवाल को लेकर राहुल गांधी जब मणिपुर से लौटे तो संसद के भीतर एक सवाल बार बार उठा कि प्रधानमंत्री वहां क्यों नहीं जाते हैं, प्रधानमंत्री वहां क्यों नहीं गए।
कर्नाटक चुनाव के वक्त में मणिपुर की घटना की शुरुआत हुई थी और चुनाव प्रचार उस वक्त प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कर्नाटक में कर रहे थे। कर्नाटक के चुनाव परिणामों में बीजेपी हार गई। वहां पर बजरंग बली का नारा भी चला, जिसमें बजरंग दल भी सक्रिय हुआ, देश में आरएसएस भी सक्रिय हुई, लेकिन बावजूद इसके वो धर्म और सांप्रदायिकता के जो वोट के ध्रुवीकरण का मसला था वो गायब हो गया। और ये नई परिस्थिति नए तरीके से हरियाणा और हरियाणा के बाद की परिस्थितियों में महाराष्ट्र के चुनाव परिणामों के साथ जब जुटी तो उसमें फिर से कहीं ज्यादा एग्रेसिव बीजेपी नजर आई। दरअसल जो एग्रेसिव हिंदुत्व है, यानी उग्र हिंदुत्व का जो रास्ता है, वो रास्ता दरअसल बीते 10 बरस की बीजेपी की सत्ता या कहें केंद्र की सत्ता जो दिल्ली में है, उसमें लोग योगी आदित्यनाथ को इसलिए खोजने लग गए क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना गया कि दिल्ली की सत्ता थोड़ी सी लचीली हो गई है और उसके भीतर जो हिंदुत्व के वोट बैंक के आसरे जो उग्र हिंदुत्व की सोच थी, वह लोग एक विकल्प खोजने लग गए। इसीलिए बटेंगे तो कटेंगे निकला और इसीलिए एक है तो सेफ है दिल्ली से निकला, और दोनों एक ही मैसेज दे रहे थे। और राहुल गांधी संभल नहीं जा सकते हैं, ये मैसेज लखनऊ और दिल्ली की सहमति थी। सर एक बार कैमरा मुझे देखने दीजिए, उसके बाद मैं इससे जूम कर दूंगा। कैमरा नहीं दिख रहा उसका। हाँ कोर्ट ने मार पड़ा हमने भी कहाँ है वो दूसरे का तो साइड कर लेन में देख रहा हूँ सर, जूम कर रहा हूँ, रुक जाइए थोड़ा सा, कर रहा हूँ। राहुल गांधी सड़क पे है और बीते 10 वर्षों में संसद की परिभाषा कैसे बदल गई, ये इस बात का प्रतीक है कि जब संसद चल रही होती है उस वक्त सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष का नेता हो, कोई भी बात बाहर नहीं करता है। लेकिन यह सब कुछ 2014 से पहले के संसदीय राजनीतिक इतिहास के पन्ने बनकर रह गए हैं। मौजूदा वक्त का सच क्या है? पार्लियामेंट के भीतर प्रधानमंत्री आए या ना आए, पार्लियामेंट के भीतर वो कुछ कहें या ना कहें, इस देश के किसी भी हिस्से में खुद प्रधानमंत्री कोई भी वक्तव्य जिस वक्त पार्लियामेंट चल रही होती है उससे हटकर वो देते हैं। और प्रतिपक्ष के नेता ने भी इस दौर में बाहर का रास्ता पकड़ा। कल तक शोर संबल को लेकर था तो वहां अखिलेश यादव को बोलने की इजाजत दी गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति को समाजवादी पार्टी साधती है और 3 दर्जन से ज्यादा सांसद समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश से जीत कर आए हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर एक प्लेयर बीजेपी है तो दूसरे प्लेयर समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस प्लेयर के तौर पर नहीं है। कांग्रेस राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इस देश की राजनीति के भीतर जिन सवालों को उठा रही है उसमें यहां पर कांग्रेस को माइनस करना होगा, राहुल गांधी को आपको सामने रखना होगा, क्योंकि राहुल गांधी की मौजूदगी ही कांग्रेस की मौजूदगी इस दौर में बन गई है। और यह शायद पहली बार नहीं है, बल्कि इंदिरा गांधी के दौर में भी था, नेहरू काल में भी एक वक्त जरूर रहा। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस कई नेताओं के इर्द गिर्द सामूहिक तौर पर उसके मूवमेंट्स नजर आते थे। लेकिन मौजूदा वक्त में 2014 में सत्ता जाने के बाद
राहुल गांधी के इर्द गिर्द कांग्रेस की पूरी राजनीति नहीं बल्कि पूरा संगठन चलता है, यानी वो है तो कांग्रेस है। और वही सबसे बड़ी चुनौती मौजूदा वक्त में बीजेपी के लिए है, बीजेपी की सत्ता के लिए है। उस सत्ता को चलाने वाले मोदी और शाह की मौजूदगी हो या योगी आदित्यनाथ को जो डर लगता हो या जिस स्थिति में डर ना भी लगे, लेकिन उनके सामने बड़ी चुनौती के तौर पर राहुल गांधी की मौजूदगी है, क्योंकि वह जिस संविधान का आसरा लेते हैं उस संविधान के आसरे इस देश के भीतर उस मंडल को भी साध लेते हैं जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद पिछड़ों की राजनीति उत्तर प्रदेश में तेज हुई, और इसके साथ साथ इस देश के उस डेवलपमेंट को भी साध लेते हैं जिसमें इस देश में दलित और आदिवासी और पिछड़े और अल्पसंख्यकों को भी मुख्यधारा में क्यों नहीं शामिल किया जाता है। ये शायद सबसे बड़ी चुनौती भारत की राजनीति में पहली बार किसी मुद्दे के आसरे उभर कर आई है। और यहां एक सवाल और जिक्र होता है, जब पार्लियामेंट के भीतर विपक्ष के नेता की मौजूदगी से अगर सत्ता को डर लगने लगे या उसे लगे कि यह चुनौती दे सकते हैं, तो अगला सवाल यह भी है कि उसी संसद के भीतर हर धर्म को लेकर एक सामान्य सोच रखने की जिक्र जो किया गया है और धार्मिक स्थलों को लेकर भी जो एक आस्था और सौहार्द की परिस्थिति बनाए रखने के लिए राजनीति को उससे दूर रखने का जिक्र किया है। जाहिर है संविधान की कॉपी राहुल गांधी हाथ में लेते हैं और जब अपने अधिकारों का जिक्र करते हैं तो एक साथ कई सवाल इस देश में मौजूदा राजनीति को लेकर खड़े हो जाते हैं। संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है, मुझे अलाउ करना चाहिए। असल में राहुल गांधी अपने अधिकारों का जिक्र कर रहे हैं जो उन्हें संविधान से मिले हैं, और असल में उत्तर प्रदेश की सियासत को इस बात का डर है कि राहुल गांधी को वोट नहीं चाहिए, लेकिन उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों से लाभ अखिलेश यादव को मिल जाएगा, जैसे लोकसभा चुनाव में मिला। और बीजेपी और संघ की पूरी प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश की एक झटके में दरदराकर गिर गई। और सवाल यह भी है कि पहली बार पुलिस और प्रशासन नहीं बल्कि निचली अदालतों के फैसले भी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर रोक लगा दी कि आपको यह अधिकार हो या ना हो, लेकिन इस पूरे मामले को तो हाई कोर्ट में जाना चाहिए। और समझना यह भी चाहिए कि वाकई जिन बातों का जिक्र पार्लियामेंट के भीतर हुआ, जो दस्तावेज के तौर पर मौजूद हैं, अगर राहुल गांधी उन मुद्दों को खुले तौर पर संभल में जाकर उठाते हैं तो एक झटके में इस देश के भीतर का वो संवैधानिक ढांचा जिसकी शपथ लेकर मौजूदा राजनीतिक सत्ताएं गवर्नेंस चलाती है वो धराशायी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? एक जिक्र अखिलेश यादव ने जरूर किया। वोटिंग होनी थी 13 को, बढ़ाकर किया गया 20 तारीख को। 19 तारीख को सुबह सुबह निचली अदालत का दरवाजा खटखटाया गया और बिना विपक्ष या दूसरी पार्टी को बुलाए हुए सर्वे के आदेश दे दिए गए। शाम होते होते 19 तारीख को ही सर्वे की परिस्थितियां बनानी शुरू कर दी गई। उत्तर प्रदेश में 20 को वोटिंग होनी है और उसके बाद 22 तारीख जो जुमे का दिन आता है और उसके बाद 23 तारीख को जब रिजल्ट आता है और महाराष्ट्र का रिजल्ट जब आ जाता है और उत्तर प्रदेश का रिजल्ट जब आ जाता है तो 24 से स्थिति और दूसरी दिशा में चली जाती है, जहां पर यह लगने लगता है राजनीतिक सत्ता को या बीजेपी को कि दरअसल उसकी तो राजनीतिक जीत हो गई। यानी लोकसभा चुनाव के वक्त का नैरेटिव खत्म हो गया। और यह फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के भीतर ही बीजेपी का पूरा किला लोकसभा चुनाव में धराशायी हुआ। और यह दूसरा फैक्ट है कि उसके 5 महीने के बाद महाराष्ट्र के चुनाव ने लोकसभा चुनाव के नैरेटिव को धो डाला और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के रिजल्ट ने लोकसभा के उत्तर प्रदेश के चुनाव के नैरेटिव को बदल डाला। लेकिन
इस पूरी प्रक्रिया में कांग्रेस कहां है? तो जो देश के भीतर राजनीति को इस आधार पर साधने निकल जाए कि कम से कम संविधान की रक्षा होनी चाहिए और संविधान में लिखे हुए शब्दों के आश्रय इस देश में लोगों को अधिकार मिलने चाहिए और उसे वोट ना मिल रहा हो, तो शायद वो सबसे बड़ा चुनौती देने वाला शख्स एक झटके में हो जाता है। असल में राहुल गांधी को रोकना, राहुल गांधी को संभल तक ना जाने देना और राहुल गांधी का इन सवालों को संभल जाकर उठाने की सोच को पूरी तरीके से खत्म एक झटके में रोककर मैसेज 3 ही दिए गए। पहला मैसेज बहुत साफ है, पार्लियामेंट के भीतर खड़े होकर आप कुछ भी कह लीजिए, उसका असर इस देश में नहीं पड़ेगा। पार्लियामेंट सत्ता द्वारा संचालित है, वहां के जो भी परसेप्शन निकलेंगे वो मीडिया बतलाएगा और मीडिया सत्तानुकूल है तो पार्लियामेंट में खड़े होकर आप कुछ नहीं कर सकते। ये पहला मैसेज बहुत साफ तौर पर उभर कर आ गया। दूसरा मैसेज, पार्लियामेंट से निकलकर अगर आप लोगों के बीच या खुले आसमान तले जाते हैं और अपनी बात को कहते हैं तो उसका असर अलग अलग तरीके से सही लेकिन लोगों तक पहुंचता है, क्योंकि पार्लियामेंट के परिसर के बाहर इस देश का एक वैकल्पिक मीडिया भी खड़ा हुआ है जो सूचना तंत्र को अपनी टेक्नोलॉजी के आश्रय लोगों तक पहुंचा देता है और ये बड़ी तेज गति से लोगों तक पहुंचते हैं और जो इस देश के मुख्य धारा के न्यूज़ चैनल हैं उस पर वो हावी हो जाते हैं। और तीसरा सवाल, संभल एक प्रतीकात्मक उत्तर प्रदेश की राजनीति का ऐसा स्थल बन गया है जिसको हम कह सकते हैं वह 0 पॉइंट बन चुका है, जिसके आश्रय आने वाले वक्त में इस देश की समूची राजनीति एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे के आश्रय जिस ध्रुवीकरण की दिशा में बढ़ेगी, उसमें संभल में पहुंचकर कोई पहला संदेश अगर राहुल गांधी देते हैं तो ये मौजूदा बीजेपी के सत्ता के उस नैरेटिव को धराशायी कर सकता है जिस नैरेटिव पर खड़े होकर पार्लियामेंट के भीतर और बाहर चुनाव वाले राज्यों में जाकर भाषण देना या फिर अलग तरीके से उसको कानून व्यवस्था के दायरे में लाकर कहना, ये सारी चीजें खत्म एक झटके में हो जाएगी क्योंकि आप लोगों के बीच होंगे। और जो आखिरी बात है वो सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पहली बार यह संदेश इस देश के भीतर जा चुका है कि लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र गायब तो नहीं है। बेहतरीन कानून व्यवस्था संविधान के हिसाब से तो नहीं है, यानी संविधान को खारिज करके एक नई कानून व्यवस्था बनाई जा चुकी है। और तीसरा सवाल, विपक्ष के नेताओं की मौजूदगी और विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर भी किसी की मौजूदगी कोई मायने रखती नहीं है अगर सत्ता ये ठान ले तो सवाल यही है आखिरी उस लड़ाई का जिस लड़ाई में सबको निकलना ही पड़ेगा। पार्लियामेंट के भीतर बहस मुहासिस से शायद कुछ भी हासिल होगा नहीं, ये संदेश कम से कम आज तो निकल कर आ ही गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।